राबड़ी देवी के आवास परिवर्तन को लेकर अब काफी जद्दोजहद शुरू हो गए हैं। आरजेडी के लोग अब ये कह रहे हैं कि अगर सड़क पर उतरने की भी आवश्यकता पड़ी तो हम सड़क पर भी उतरेंगे, लेकिन राबड़ी देवी जी आवास नहीं छोड़ेंगी। हवाला दिया जा रहा है। प्रेस को संबोधित करते हुए राजद के बड़े नेताओं ने अपनी बातें रख दी है और ये सरकार को भी चेतावनी दे दी है कि अगर जरूरत पड़ी तो हम सड़क पर भी उतरेंगे, लेकिन राबड़ी देवी आवास नहीं बदलेंगे। सुनिए, अब्दुल बारी सिद्दीकी हैं, वो क्या कह रहे हैं। उसके बाद मगनी लाल मंडल जो प्रदेश अध्यक्ष हैं वो क्या कह रहे हैं। शिवचंद्र राम, उनका क्या कहना है। सबसे बड़ी खूबसूरती यही है कि अपने देश में लोकतांत्रिक व्यवस्था है। लोकतांत्रिक व्यवस्था में जो बहुमत वाला दल होता है वो राज चलाता है, सरकार में आती है, और जो विपक्ष का बड़ा दल होता है या विपक्ष में जो लोग होते हैं उनका दायित्व बनता है कि सरकार की कमियों को उजागर करना, जनता के विरुद्ध अगर कोई अलोकतांत्रिक कार्य हो रहा है या कोई तानाशाही हो रहा है या नियम की अनदेखी हो रही है तो इसको उजागर करना और उसके लिए बोलना, लड़ना, भिड़ना जो दायित्व है ऑपोजिशन। मगर यहाँ जो सत्ता में कुछ लोग जो आए हैं तो उनको लगता है कि साहब ऑपोजिशन का काम है सरकार के हाँ में हाँ मिलाना और सरकार के खिलाफ नहीं बोलना, और सरकार के खिलाफ अगर कोई बात उठती हो तो उसको टारगेट करके प्रताड़ित करना। अब जब भी ऐसा हुआ है कि डेमोक्रेटिक सिस्टम में ऑपोजिशन को दबाने की कोशिश की गई है तो इस देश की आवाम ने उसको स्वीकार नहीं किया है। और स्वीकार, उसके कई उदाहरण हैं, आप जानते हैं, उसको दोहराने की जरूरत नहीं है। मगर क्या है कि राजनीति अच्छी और खूबसूरत और संविधान के अनुरूप जो कार्य करने वाली दल हैं, तो ये खूबसूरती है कि जब सरकार की कमियों को उजागर करना और अगर सरकार के द्वारा गलती हो रही है तो उसका कान अमेठने का मतलब ये नहीं है कि उनका कान पकड़ना, मगर मतलब उनको सख्त ये करना। मगर अभी जो वर्तमान स्थिति में बिहार में जो सत्ताधारी दल है वो यह मानता है कि साहब ऑपोजिशन उनकी हाँ में हाँ मिला है, और अगर उनकी हाँ में हाँ ऑपोजिशन नहीं मिला है तो उनको टारगेट किया जाए, और टारगेट कई तरह से होता है। अब अभी कुछ चीजें ऐसी हो रही हैं जिससे साफ जाहिर होता है कि सत्ताधारी दल ऑपोजिशन को टारगेट करके अपने दायित्व निर्वहन से रोकना चाहते हैं। अब एक उदाहरण आप ले लीजिए। अब हम पहले का, चूंकि अभी सरकार में पहले जो ऑपोजिशन पार्टी का रोल हुआ करता था, मुख्यमंत्री आवास का नाम बदलकर लोक सेवक आवास रखा है ना, लोक सेवक आवास है। तो लोक सेवक का संदेश आप जनता में क्या दे रहे हैं? यही दे रहे हैं, कर्पूरी जी वाला दे रहे हैं। कर्पूरी जी का आचरण व्यवहार आप आत्मसात कर रहे हैं। लालू जी वाला जो गरीबों को के साथ चटाई पे बैठते थे, खटिया पे बैठते थे, उसका दे रहे हैं। क्या दे रहे हैं? बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन से 3 टेलर रोड, अब कौन कौन लोग हैं, मतलब जब भी सरकार शपथ लेती है,
शपथ क्या लेती है कि बिना भेदभाव के हम काम करेंगे। और अगर शपथ लेने के बाद भी अगर आप भेदभाव कर रहे हैं, तब इसका मतलब है कि आप अगर ईश्वर की शपथ ली है तो ईश्वर को भी धोखा दे रहे हैं। और सत्य और निष्ठा की अगर आपने शपथ ली है तो वो भी ईश्वर ही होता है। हाँ है, गांधी के अनुसार ईश्वर है, सत्य ईश्वर के नाम से लिए हैं, तो अब ईश्वर को भी सत्य ही ठग ईश्वर रहे है। हैं। अच्छा। अब आप बता रहे हैं कि इन्होंने जो हमारी नेता आदरणीय राबड़ी देवी जी की मकान है, मतलब 6 महीना 1 साल से अपना कोशिश में है कि ये मकान को खाली करना। हमको लगता है शायद ऐसा कि ये जो अभी किस मकान को इन्होंने अपने में मिलाया है, किस मकान को मिलाया है, 5 देश रत्न। मुझको लगता है कि इसमें भी इनका काम नहीं पूरा हो रहा है। हालांकि कहने को उन्होंने अभी जो है जिस मकान में पूर्व मुख्यमंत्री नेता प्रतिपक्ष विधान परिषद रह रही हैं, उसको लगता है कि या तो पहले इस मंत्री के नाम से आवंटित करा के और फिर इस मकान को भी मुख्यमंत्री आवास में समेट ले। इतना बड़ा काम है, इनको तो समेटने में थोड़ा आसान होगा। अब किन किन लोगों का मकान अभी तक इन्होंने कोई ना नोटिस दिया ना खाली करवाया है, तो हमने पहले ही कहा कि सरकार की दृष्टि समदृष्टि होनी चाहिए, चाहे सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो, आम जनता हो या लाटसाही, उसके लिए बराबर का होना चाहिए। तो अब जानना चाहते हैं हम सरकार से कि नितिन नवीन जी किस हैसियत से रह रहे हैं, सरकारी मकान में रह रहे हैं, बड़े मकान। दूसरा, तरैया के विधायक जनक सिंह को मंत्री का आवास 28/10 हार्डिंग रोड आवंटित है, उसमें वो रह रहे हैं, किस हैसियत से। पूर्व विधायक ज्ञानू जी किस हैसियत से रह रहे हैं। देवेश चंद्र ठाकुर जी, ये तो एमपी हो गए, वहां भी मकान मिला होगा। यहाँ भी जो है ये मकान था टेलर रोड का इलाका शायद, उस मकान वो देवेश चंद्र जी के साथ है। पूर्व मंत्री राजू सिंह 11/13 मैंगल्स रोड, अगर इन लोगों को नोटिस दिया है तो आप लोग पूछिएगा, उसकी कॉपी मांगिएगा और बड़ी कृपा होगी कि हमको भी उपलब्ध कराइएगा आप लोग। उसके बाद करणजीत सिंह विधायक हार्डिंग रोड आवास में किस हैसियत से। मनोरमा देवी 20/B हार्डिंग रोड में किस हैसियत से। दीपक कुमार रिटायर्ड आईएएस हैं, तब वो कहेंगे कि प्रधान सचिव बन गए हैं तो हो सकता है उनको आवंटित रिन्यूअल करा दिया गया हो, मगर बड़ा मकान है, वो भी उनको सफाई देना चाहिए कि किस हैसियत से हो रहा है। सांसद संजय झा, कितना दिन हुआ सांसद, ये एम स्टैंड रोड में किस हैसियत से रहा है। और लिस्ट बड़ी है। उपेंद्र कुशवाहा जी 24 स्टैंड रोड में किस हैसियत से रहा है। क्या उन्हें आवास खाली करने के लिए नोटिस दिया गया इन लोगों? क्या सभी विधायक जो केंद्रीय पूल के बंगलों में अनधिकृत रूप से रह रहे हैं, उन्हें एमएलए फ्लैट में अलग से आवास क्या आवंटित नहीं किया गया है? और अगर आवंटित किया गया है तो आवंटित मकान में क्यों नहीं गए हैं?
फिर सेंट्रल पूल के मकान में किस तरह से, आयोगों के कितने सदस्य हैं जिनको सरकारी आवास दिया गया, जेडीयू के आईटी सेल और उसके मुखिया किस हैसियत से सरकारी आवास में रह रहे हैं। मंत्री नंद किशोर राम को इसी सरकार ने 11 मई को 11 हार्डिंग रोड आवास आवंटित किया। उसी मंत्री को दोबारा 27 मई को 10 सर्कुलर रोड आवास आवंटित किया गया है। क्या यह इस विवाद में डालने के लिए एक दलित मंत्री को जानबूझकर जो आवंटित मकान था, जो आवंटन हो गया, उसके बाद फिर ये जो 10 सर्कुलर रोड क्यों आवंटित किया गया, क्या वजह है? तो सरकार को ट्रांसपेरेंट काम करना चाहिए। अगर इस सरकार को ट्रांसपेरेंट काम करने में विश्वास नहीं रखती है, ये कहती है कि साहब हम टारगेटेड पॉलिटिक्स करेंगे, घृणा का पॉलिटिक्स करेंगे, द्वेष का पॉलिटिक्स करेंगे और कई तरह की चीजें। अब इतिहास गवाह है, कभी भी घृणा, द्वेष, नफरत के जरिए राजनीति करने वाले लोग समाज में सफल नहीं हुए। ये एक तो सरकार में असफल है और डंका जो पीट रहे हैं जीत का, वो जनता बिहार की जान रही है कि किस तरह से जीते और कौन सा आदर्श आचार संहिता का उन्होंने किस तरह से उल्लंघन किया है। अब तो पूरे देश में ये मामला उठ रहा है। अब पूर्व मुख्यमंत्री को कोर्ट का आदेश है कि पूर्व मुख्यमंत्री को बंगला आवंटित नहीं किया जा सकता। कोर्ट ने किया है, हाईकोर्ट ने। तब ये जानना चाहेंगे कि अगर हाईकोर्ट का आदेश है तो माननीय नीतीश कुमार जी को और जीतन राम मांझी जी को हाईकोर्ट के आदेश के विपरीत आचरण करने के आलोक में क्या सरकार ने मकान खाली करने के लिए कोई नोटिस दिया है क्या? एक और दिल्ली में बड़ा बड़ा मकान भी है इन लोगों में। अब यहाँ जो दोनों बंगला आवंटित है, लालू जी को पूर्व मुख्यमंत्री के रूप में क्यों नहीं आवंटित है? जब दो पूर्व मुख्यमंत्रियों को पूर्व मुख्यमंत्री के हैसियत से आवास आवंटित किया जा सकता है, तो लालू जी को पूर्व मुख्यमंत्री के हैसियत से मकान आवंटित क्यों नहीं किया जा सकता है? और अगर नहीं किया जाता है तो नियम तो समदृष्टि वाली होनी चाहिए ना। अगर इनका नहीं करते तो इनका भी नहीं कीजिए, एक तरह का नियम बनाइए। राबड़ी देवी जी नेता प्रतिपक्ष है। लोकतांत्रिक व्यवस्था में सदन नेता और नेता प्रतिपक्ष दोनों को एक तरह से जो है माना गया है डेमोक्रेसी में कि बिना विपक्ष के डेमोक्रेसी का कोई माने नहीं। अब उन चीजों को अगर ये तोड़ रहे हैं तो किसी को भी समझना चाहिए कि सत्ता किसी का बपौती नहीं होता। सत्ता आती है, जाती है, और सत्ता में आपके वही काम याद किए जाते हैं जो आप अच्छे काम करते हैं, वो याद किए जाते हैं। और जो टारगेटेड काम करते हैं
इसको आम जनता भी पसंद नहीं करती है और आम जनता यह कह रही है कि साहब जानबूझ के लालू यादव को, राबड़ी देवी को टारगेट किया जा रहा है। इतिहास गवाह है कि जब टारगेटेड पॉलिटिक्स हुई है तो उसके विरुद्ध जनता खड़ी हुई है और 2/3 मेजोरिटी में टारगेटेड पॉलिटिक्स करने वाले लोगों को हराया। अब ये लोग तो पिद्दी हैं, बड़े लोग अब स्वर्गीय हो गए, उनके विरुद्ध हम लोगों ने भी आंदोलन किया, सारे दल के लोगों ने किया, बड़े बड़े लोग किए, जौहर साहब, चौधरी साहब, मधु दंडवते, SM जोशी, लोकनायक जयप्रकाश नारायण वगैरह वगैरह। ठीक है, अभी इतनी बड़ी हैसियत के लोग नहीं हैं, मगर उनके आदर्श हैं और उनका बताया हुआ मार्ग है, उस मार्ग पर चल के एक बड़ा आंदोलन तो तैयार होगा, जनता के बीच जाएगा लोग। और इनकी दोहरी चरित्र का, अरे अभी आप मुख्यमंत्री बने थे, आपको ये सब कंट्रोवर्सी में पढ़ने की आवश्यकता नहीं थी। आपको करना था गांव के लिए, गरीब के लिए, गुरबा के लिए क्या आप कर रहे हैं, उस पर फोकस करना चाहिए था। उस पर फोकस नहीं है। ये समझ रहे हैं कि हम जिंदगी भर लालू जी को, राबड़ी देवी को, तेजस्वी को, राजद को टारगेट करेंगे तो हम सत्ता में सलामत हैं। यही भूल हम लोगों से भी थोड़ी हुई थी, आ गई ना 2/3 मेजोरिटी में श्रीमती इंदिरा गांधी आई थी। अब एक चीज और हम बताना चाहेंगे कि ओछी राजनीति जो होती है इसको कोई पसंद नहीं। शिवचंद्राम जी ने भी अपनी भावना व्यक्त की है। उसके बाद कुछ बातें रह गई। एक होता पैरामीटर, दिल्ली सरकार में और पार्लियामेंट में थोड़ी इधर उधर हो जाती है बातें, लेकिन जो पैरामीटर है वो डिसाइडेड है और उसी पैरामीटर पर मकान का आवंटन होता है। बिहार में ये मामला मुझको जहां तक याद है कि 97-98 में पटना हाईकोर्ट में गया, सरकार की मनमानी पर, सरकार के ये पैरामीटर का उल्लंघन करने की प्रवृत्ति पर हाई कोर्ट ने कुछ गाइडलाइंस दिया जिसका उल्लंघन एनडीए की सरकार लगातार करती रही। बिहार में जो अभी डिप्टी चीफ मिनिस्टर हो गए हैं, एक श्री विजेंद्र प्रसाद यादव, उनको ये सारी बातें मालूम है कि पटना हाई कोर्ट ने क्या गाइडलाइंस दिया। वो स्वयं उस पिटीशन के सिग्नेटरी विजेंद्र प्रसाद यादव। ये दो बातें हमको कहनी थी। अब यहाँ जितनी बातें हो रही है, पहली बात मुख्यमंत्री के आवास का विस्तारीकरण किया, ये विस्तार 2 बार हुआ। ये दूसरी बात, श्री लालू प्रसाद यादव जी जिस एक अन्य भाग में रहते थे, अंत तक रहे, उसका विस्तार नहीं हुआ। कौन कौन उसमें रहे, सिद्दीकी साहब ने बताया। लेकिन नीतीश कुमार जब मुख्यमंत्री बने तो बगल में एक मकान था जिसमें श्री राधानंदन था, बिहार सरकार के पूर्व स्पीकर, पूर्व मंत्री और उस समय के नागरिक परिषद बिहार के उपाध्यक्ष, चीफ मिनिस्टर होते हैं उसके अध्यक्ष, उनके नाम से आवंटित। लालू जी ने उस मकान को नहीं तोड़ा। नीतीश कुमार जी हो गए तो उसको हटा करके उनको नागरिक परिषद के उपाध्यक्ष पद से और उस मकान को तोड़ करके अपने मुख्यमंत्री आवास में मिला दिया।
मूल आवास एक अन्य मार्ग में ये वृद्धि हुई। और दूसरी बार जो डिप्टी चीफ मिनिस्टर के लिए मकान ईयरमार्क था, कर्णांकित था, उसको तोड़ करके 5 का नंबर उन्होंने कहा जैसा मिला लिया। ये सम्राट चौक है, वो बड़ा मकान है, राधानंद झा के मकान से बड़ा। तो इसका औचित्य साबित करना होगा क्यों ऐसा किया जा रहा है, कितने एकड़ में उन्होंने बताया। दूसरी बात यह है कि जितनी बातें उन्होंने कही है, 2005 में बिहार विधान परिषद की नेता प्रतिपक्ष बनी श्रीमती राबड़ी देवी जी, उन्होंने मांग नहीं की थी कि 10 सर्कुलर रोड को आवंटित किया जाए। उस समय के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी ने स्वयं ये मकान आवंटित किया। तो आपने बहुत मकानों को कर्णांकित किया है, जिसका वायलेशन आपकी सरकार कर रही है। आज उसमें डिप्टी चीफ मिनिस्टर का मकान कर्णांकित है, स्पीकर का मकान कर्णांकित है, पहले नहीं था। बिहार विधान परिषद के चेयरमैन का मकान कर्णांकित है, पहले नहीं था। स्पीकर हुए हैं, वो मंत्री वाला आवास बना रहे हैं, और स्पीकर के लिए जो कर्णांकित है उसको नहीं जा रहे हैं। तो ये रूल्स का वायलेशन है। सरकार पर जो पैरामीटर है जिसके नाम से आवंटित होगा उनको उस मकान में जाना है। तो ये स्पीकर का जो पुराना मंत्री वाला मकान है, क्यों नहीं पूछते कि आप स्पीकर के मकान क्यों नहीं जा रहे हैं। और ये 2 डिप्टी चीफ मिनिस्टर है जो उल्लेख किया है, तो डिप्टी चीफ मिनिस्टर के लिए जो कर्णांकित है उसमें ये नहीं जा रहा है, ये सरकार को पूछना चाहिए। और ये भी कहना चाहिए कि राबड़ी देवी जी के मकान 10 सर्कुलर रोड को आज तक कर्णांकित नहीं किया गया। इस अवधि में सारे मकान को आपने ईयरमार्क किया, कर्णांकित किया, तो इस मकान से उनको हटाने का क्या औचित्य है? आपने ही मकान आपने आवंटित किया है। तो ये सब बदले की भावना है, प्रतिशोध की भावना है, और ये बहुत ही अनुचित नियमावली के खिलाफ, पैरामीटर के खिलाफ ये सरकार कर रही है। सिर्फ लालू जी के परिवार और श्रीमती राबड़ी देवी जी को अपमानित करने के लिए और प्रताड़ित करने के लिए, ये नहीं चलने वाला है। हाई कोर्ट मामला को देख रहा होगा, हाई कोर्ट में मामला गया है, हमारी पार्टी के ध्यान में ये बात है। और दूसरी बात है, गलत काम सरकार कर रही है, अपने कर्म को की समीक्षा नहीं कर रही है, नियम की समीक्षा नहीं कर रही है, नियमावली को नहीं देख रही, पैरामीटर को नहीं देख रही, बदले की भावना कर रही है। तो जनता भी देख रही है, तो सड़क पर भी हम लोग को जाना होगा, तो जन आंदोलन करेंगे। दोनों जगह इन्हीं बातों के साथ हम अपने वार्ता को समाप्त। कोर्ट के जाने पर विचार कर सकते हैं, हमारी पार्टी कर सकती है, क्योंकि जब कोई मामला सरकार अनुचित करती है, नियम विरुद्ध करती है, कानून का उल्लंघन करती है, अपने लोगों के बीच में प्रसाद बांटना चाहती है और दूसरे को बदले की भावना के रूप में काम करना चाहती है, इसके लिए संविधान में व्यवस्था है, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट में जाना चाहिए। अभी विचार नहीं किए फाइनल, हमने कहा कि विचार कर सकती है पार्टी। मैं कहता हूँ समय आने वाला है, विचार करेंगे। नहीं, हम नहीं जानते हैं, लेकिन 98 में और 97 में जो फैसला आया था हाई कोर्ट का, मकान के आवंटन पर ही मामला कोर्ट गया था। जो पैरामीटर है उसके आधार पर आवंटन। सीनियर देखिए, इसमें जो ये हकदार जो शब्द है, वो हकदार सीनियोरिटी के आधार पर, मंत्री के आधार पर, किस किस आधार पर क्राइटेरिया है, वो पैरामीटर तय, उसका उल्लंघन हुआ था। मैंने कहा कि ये विजेंद्र यादव जो मंत्री है,
आज डिप्टी चीफ मिनिस्टर है, उस पेटिशन पर उनका भी दस्तखत है। वो जानते हैं क्या जजमेंट हुआ था। आप पूछिए उनसे। सम्मान देना सीखिए, दलितों को अधिकार से वंचित मत करिए। और जो आप नाटक खेल रहे हैं, दलित जो काट खेल रहे हैं, ये बिहार का दलित और देश का दलित समझ रहा है। दलित का बेटा का दवा के बिना मर रहा है, उसकी सुधि लेने वाला कोई नहीं। दलित का बेटा जो है खुले आकाश के नीचे ठंडा के मौसम में बिना कपड़ा का सो रहा है, मर रहा है, उसके लिए चिंता नहीं है। और आप जो है कि आप जो है कि दलित को काट खेल रहे हैं। अगर दलितों के सबसे बड़ा कोई अगर हिमायती है तो लालू प्रसाद यादव और केसी प्रसाद यादव। राष्ट्रीय जनता दल पार्टी जो संविधान बचाने की बात करती है, आरक्षण बचाने की बात करती है, आरक्षण बढ़ाने की बात करती है, और हर दलितों के रोटी कपड़ा मकान हो, उसकी बात हमारे राष्ट्रीय जनता दल की पार्टी और राष्ट्रीय जनता दल करना चाहती है। निश्चित तौर पर एक बड़ा जो मसला है अब सामने खड़ा हो रहा है एनडीए के लिए, कि आखिर सवाल भी है ये कि आखिर एनडीए के लोग जो हैं वो राबड़ी आवास के पीछे क्यों पड़े हैं, जब आरजेडी के लोग कई हवाला दे रहे हैं कि पिछले कई वर्षों से एनडीए के घटक दलों के जो जितने भी नेता हैं वो अपने अपने आवास में निवास कर रहे हैं, उनको क्यों नहीं परिवर्तन किया गया, उनको क्यों नहीं हटाया गया। उन्होंने उदाहरण भी दिया है, लेकिन सिर्फ राबड़ी देवी जी के आवास पर जो वक्र दृष्टि है ये उचित नहीं है। चलिए देखते हैं कैसे ये मसला संभलता है, कैसे ये मामला पूरा शांत होता है, या फिर आरजेडी के लोग सड़क पर उतरते नजर आते हैं इस पूरे मसले को लेकर। बने रहिए, बहुत शुक्रिया।